प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला का भाग 6, जिसमें आज 11-12 जून 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले महाराणा प्रताप जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं और उन्हें शत शत नमन। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के जयपुर निवासी कृष्णा सागर का संबंध किस खेल से है? विकल्प है हमारे पास, ए नौकायन से, बी व्हील चेयर टेनिस से, सी पैरा बैडमिंटन से, डी साइकिलिंग से। सही उत्तर होगा इसका सी पैरा बैडमिंटन से। सी पैरा बैडमिंटन से। कृष्णा सागर राजस्थान के जयपुर निवासी जिनका संबंध पैरा बैडमिंटन से है। पैरा बैडमिंटन को पहली बार पैरालंपिक खेलों में शामिल किया गया है। पहली बार पैरालंपिक खेलों में शामिल किया गया है। पैरालंपिक खेल जो टोक्यो जापान के अंदर 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच आयोजित किए जाएंगे। भारत की ओर से प्रमोद भगत, तरुण ढिल्लो, पलक कोहली, पारुल परमार और कृष्णा सागर ने क्वालिफाई किया है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। राजस्थान सरकार का कौन सा पोर्टल सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक जगह उपलब्ध करवाता है? विकल्प है जवाबदेही पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, सतर्क राजस्थान पोर्टल, जन कल्याण पोर्टल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जन सूचना पोर्टल। बात करते हैं जन सूचना पोर्टल पर। जन सूचना पोर्टल जिसे 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया, इसकी टैगलाइन है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा वार्ड पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक मंच पर उपलब्ध करवाना। जन सूचना पोर्टल पर 70 विभागों की 163 योजनाएं अभी संचालित की जा रही हैं। सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 4(2) सो मोटो प्रकटीकरण। सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 4(2) ये बोलती है कि जो भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, सरकार हैं, जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनकी सो मोटो स्वयं प्रेरणा से प्रकटीकरण किया जाए, ताकि उन्हें इस अधिनियम के तहत आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़े। इस पोर्टल के माध्यम से सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा देना, शासन प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना और इसके माध्यम से गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की ओर बढ़ना इसका लक्ष्य रखा गया है। तस्वीर में देख रहे हैं, हाईटेक हुआ सूचना का अधिकार। बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। राजस्थान के विश्व विख्यात हस्ताक्षर डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से है? विकल्प है हमारे पास, ए चिकित्सा क्षेत्र से, बी समाज सेवा से, सी अंतरिक्ष विज्ञान, डी साहित्य। सही उत्तर होगा ए चिकित्सा क्षेत्र से। डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जिनका जन्म 1950 जयपुर राजस्थान में हुआ, भारत के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट यानी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। इन्हें 1992 में राजस्थान सरकार द्वारा मेरिट अवार्ड, 2002 में मेडिकल क्षेत्र का सर्वोच्च बीसी राय अवार्ड जो 1 जुलाई को प्रदान किया जाता है और 1 जुलाई डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ यूनेस्को अवार्ड और 2014 का पद्मश्री अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। उन्होंने रूरल एपिलेप्सी यानी मिर्गी क्लिनिक की शुरुआत की। जयपुर ग्रामीण में उन्होंने रूरल एपिलेप्सी या ग्रामीण क्षेत्रों में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके इलाज के लिए इन्हें जागरूक करने के लिए इनकी रूरल एपिलेप्सी क्लिनिक की शुरुआत करता है माना जाता है। एक जानकारी आपको बता दें, इनके छोटे भाई डॉक्टर अरविंद पानगड़िया, जो भारत के जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा सागर शीश नोट जैसी पारिस्थितिकी संकट के कारण चर्चा में रहा? शीश नोट जैसे पारिस्थितिकी संकट के कारण चर्चा में रहा। विकल्प है अरल सागर,
बी है कैस्पियन सागर, सी है मरमरा सागर, डी है लाल सागर। तो उत्तर होगा इसका सी मरमरा सागर। अब शीश नोट की आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर में आप शीश नोट को देख सकते हैं। क्या है अभी हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं मरमरा सागर, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। यहां पर ब्लैक सी देख रहे हैं, तुर्की, यूरोपियन बुल्गारिया, ग्रीस, यहां भूमध्य सागर। तो ये ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में पड़ता है मरमरा सी। मरमरा सी पड़ता है। हाल ही में तुर्की के मरमरा सागर जो काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, शीश नोट जैसे गंभीर पारिस्थितिकी संकट का सामना कर रहा है। अब शीश नोट होता क्या है? ये एक चिपचिपा भूरा व हरा, ब्राउन एंड ग्रीन झागदार पदार्थ है जो कि शैवाल यानी एल्गी के उत्पादन बढ़ने से होता है। कारण क्या होता है? कारण है अवशिष्ट जल का, वेस्ट वाटर का प्रवाह, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट के स्तर में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। शैवालों के उत्पादन में जब वृद्धि होती है, इसके कारण क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जैविक ऑक्सीजन की मांग का बढ़ जाती है और समुद्री जलीय जीवों में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो जाती है। अब इसे साधारण शब्दों में समझते हैं। आप ये शीश नोट की फोटो देख रहे हैं। होता क्या है कि तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है, इस्तांबुल शहर से डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक और घरेलू जो कचरा है, कचरा यहाँ मरमरा सी में डंप किया गया। अब जो कचरा डंप किया गया, उस कचरे के अंदर जो है पोषक तत्व मिलते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन ये जो पोषक तत्व है, ये न्यूट्रिएंट है, ये कचरे में मिलते हैं। ये फास्फोरस और नाइट्रोजन किसके उत्पादन के लिए? ये शैवालों के लिए, शैवालों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करते हैं, शैवालों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करते हैं। और इसका ओवर प्रोडक्शन होने के कारण शैवालों का यहाँ पर यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण की स्थिति, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन की स्थिति पैदा होगी। और ये हरा और भूरा जो है शैवालों का एक लेयर, एक परत या चादर क्या है कि बन गई। अब ये लेयर बन जाने के कारण जो सूरज की रोशनी समुद्र ये सागर के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नीचे तक समुद्र में नहीं पहुंची, और ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या होगी, O2 की कमी होगी सागर में। O2 की कमी हो जाने के कारण जो समुद्री जीव है वहां पर क्या बढ़ गई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। और इस कारण जो समुद्र के अंदर जो जीव रह रहे हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई है। तो ऐसा इकोलॉजिकल क्राइसिस जो है वहां पर मरमरा सी में हाल ही में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? विकल्प है हमारे सामने, ए 19 मई को, बी 24 मई, सी 2 जून, डी 12 जून। तो सही उत्तर है इसका डी, 12 जून को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 2002 से ये परंपरा शुरू हुई। ILO जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये प्रस्तावित किया और प्रतिवर्ष ये 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2021 की थीम रखी गई है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब बात करते हैं बाल श्रम, चाइल्ड लेबर होता क्या है? चाइल्ड लेबर क्या है? बच्चे की चाइल्डहुड यानी उसके बचपन से वंचना है, उसकी बचपन से वंचना, उनकी क्षमताओं, आत्मसम्मान से वंचना, और इस कारण उसकी जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसे बोलते हैं बाल श्रम। ILO बोलता है कि दुनिया के अंदर 160 मिलियन बच्चे भी बाल मजदूरी कर रहे हैं, यानी 10 में से 1 बच्चा बाल मजदूर है। और ILO का कन्वेंशन 182 जो बाल मजदूरी से संबंधित है, और 138 जो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की न्यूनतम आयु
तय करता है। ये ILO के दो महत्वपूर्ण कन्वेंशन हैं, 182 और 138। इसके साथ ही जो सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 से 30, उनमें लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हमें बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर को समाप्त करना है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति क्या है बाल मजदूरी के संदर्भ में। जनगणना 2011 बोलती है कि भारत में 10.1 यानी 10.1 मिलियन बच्चे बाल मजदूर हैं 5 से 14 वर्ष की आयु के मध्य। और बाल मजदूरी में आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में यानी 55% तो केवल इन 5 राज्यों के अंदर है। भारत द्वारा ILO के 182 और 138 कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, इसमें बाल मजदूरी की बात की गई है, उसके प्रतिषेध की बात की गई है। बाल व किशोर मजदूरी प्रतिबंध प्रोहिबिशन और रेगुलेशन एक्ट 2016 संसद ने पारित किया। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP चल रहा है। इसके साथ ही पेंसिल पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल पोर्टल, ये बाल श्रम से, चाइल्ड लेबर से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में बच्चों को गोद लेने यानी एडॉप्शन हेतु केंद्रीय एजेंसी कौन सी है? विकल्प है A CARA यानी कारा, B NCW, C NCPCR, D NIPCCD। इसका सही उत्तर होगा A कारा, CARA चाइल्ड एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, कारा। अब ये कारा चर्चा में क्यों रहा? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के गैर कानूनी ढंग से गोद लेने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, क्योंकि जो रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे NGO बच्चों को गोद देने का काम कर रहे हैं। तो सरकार ने इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कारा के शामिल हुए बिना बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी ऐसा कोई भी संस्थान जो बच्चों की गोद देने से संबंधित काम कर रहा है वो कारा के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। कारा क्या है? कारा क्या है? कारा एक कानूनी निकाय है, लीगल बॉडी है जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक हेग कन्वेंशन हुआ था 1993 का। हेग कन्वेंशन संबंधित है इंटर कंट्री एडॉप्शन से। इंटर कंट्री एडॉप्शन से भारत ने हेग कन्वेंशन पर 2003 में इसकी अनुमोदन दिया था, अनुमति दी थी। और हेग कन्वेंशन पर ही आधारित इस संस्था का यानी कारा का गठन किया गया। और ये नोडल निकाय है भारत में बच्चों को गोद लेने तथा अंतरदेशीय इंटर कंट्री स्तर पर बच्चों को गोद लेने हेतु नियंत्रण, मॉनिटर और नियमन रेगुलेट करने का। अनाथ छोड़े गए बेसहारा बच्चों को मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से गोद देने का काम कारा द्वारा किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ 76वीं महासभा 76 महासभा जनरल असेंबली की अध्यक्षता हाल ही में किस देश को पहली बार प्राप्त हुई है? विकल्प है A मालदीव, B अफगानिस्तान, C भारत, D इंडोनेशिया। तो सही उत्तर होगा इसका A मालदीव को। मालदीव को UNGA जनरल असेंबली महासभा की अध्यक्षता प्रथम बार प्राप्त हुई है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद जनरल असेंबली महासभा की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने मालदीव का समर्थन किया, यानी भारत ने मालदीव के समर्थन में वोट कास्ट किया था। इस बार महासभा की जो अध्यक्षता है का चुनाव एशिया पैसिफिक से होना था। इस बार चुनाव एशिया पैसिफिक से होना था, एशिया प्रशांत क्षेत्र से होना था। तो इसमें मालदीव इसमें विजय रहा। भारत मालदीव संबंधों पर अपने बात करते हैं। मालदीव टोल गेट इन इंडियन ओशन है। मालदीव जो है हिंद महासागर का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं भारत, श्रीलंका और ये मालदीव। मालदीव जो है यहाँ पश्चिम में देखें, पश्चिम में आप देखें अदन की खाड़ी है, लाल सागर है, इधर पूर्व में मलक्का,
मलक्का जल संधि है। अब व्यापार के प्रमुख मार्गों पर क्या है कि लाल सागर, मालदीव पड़ता है। भारत और मालदीव सार्क के अंदर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और सासेक जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, साउथ एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन में साझा मंच रखते हैं। भारत की नेबरहुड प्रथम की नीति है, भारत की नेबरहुड प्रथम की नीति है, इस कारण भारत मालदीव को तवज्जो देता है। मालदीव और भारत के संबंधों में चिंता के जो विषय हैं, मालदीव में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, राजनीतिक अस्थिरता रही है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति, तो मालदीव का क्या है कि भारत और चाइना के बीच में ढुलमुल रवैया रहा है। भारत से मदद ना मिलने के कारण उसको लगता है कि मैं चाइना की ओर झुक जाऊं। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति, इस्लामिक कट्टरता, लगातार आईसिस का प्रभाव है, इस्लामिक कट्टरता जो है मालदीव के अंदर बढ़ रही है। और अभी हाल ही में एक अड्डू अटाल, जिसे सीनो अटाल भी बोलते हैं, एक कोरल द्वीप है, सद जो दक्षिणतम कोरल द्वीप है, यहाँ पर अड्डू अटाल में भारतीय वाणिज्य दूतावास को लेकर असहमति। भारत अड्डू अटाल में एक वाणिज्य दूतावास बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी तक मालदीव ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। तो दोनों के संबंधों में यह चिंता का विषय रहा है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फेम इंडिया योजना का संबंध किससे है? विकल्प है वस्त्र निर्माण में एमएसएमई को प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट, रक्षा मंत्रालय का स्वदेश निर्मित हथियार निर्माण का कार्यक्रम और कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु योजना। फेम इंडिया, तो सही उत्तर है इसका बी, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना। फेम इंडिया का पूरा नाम है, फेम का फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2015 से। यह प्रोजेक्ट जो है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का ही भाग है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का ही भाग है। उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और ईंधन सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या है कि तेल आयात पर निर्भर है, और हमें तेल आयात को कम करने की दिशा में, चाहे वो एथेनॉल नीति जो अभी लेकर आए हैं, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या है बढ़ावा देना है, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। 4 प्रमुख क्षेत्रों पर फेम इंडिया फोकस करेगा। एक है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फेम इंडिया का दूसरा चरण 2019 से 22 के बीच 3 वर्षों के लिए अभी चल रहा है। तो ये है फेम इंडिया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी अंडमान निकोबार, सी असम, डी मेघालय। तो सही उत्तर होगा इसका सी असम। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नोटिफाइड किया है। इसे जयपुर वर्षावन, पूर्व का वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियों का घर है। देहिंग पटकाई के मिलने के साथ ही असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी होगी? 7 हो चुकी है, जो भारत में तीसरे स्थान पर असम रहता है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है 12, दूसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार में 9, तीसरे पर आता है असम। असम में जो राष्ट्रीय उद्यान है उन पर बात कर लेते हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। कांजीरंगा और मानस दोनों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ नौमेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा
देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क हैं। आप देहिंग पटकाई की जो लोकेशन है आप यहाँ देख सकते हैं, देहिंग पटकाई। यहाँ पर जो देहिंग शब्द है, देहिंग नदी जो असम में प्रवाहित होती है उससे लिया गया है, और पटकाई मतलब हिली एरिया को पटकाई बोला जाता है। तो ये असम में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। बात करते हैं हमारे अंतिम यानी 10वें प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य ने घड़ियालों, जिन्हें गेवियलिस गंटिकस बोलते हैं, को बचाने के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है? घड़ियालों को बचाने के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा इसका बी, ओडिशा सरकार ने ये घोषणा की है नगद पुरस्कार की घड़ियालों को बचाने के लिए। अब घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति है, आप देख सकते हैं इसको। घड़ियाल सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? चंबल नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल मिलते हैं, चंबल नदी में। बात करते हैं ओडिशा में, ओडिशा वन विभाग द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई। महानदी के अंदर जो घड़ियाल मिलते हैं, घड़ियाल मुख्य रूप से अभी हमने बात की चंबल नदी में मिलते हैं। इसके साथ ही गिरवा नदी कतरनिया घाट अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा नदी, और यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और सोन नदी में कुछ आबादी इनकी मिलती है। IUCN स्टेटस देखें, घड़ियालों का IUCN स्टेटस देखें तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड में ये शामिल हैं। खतरा क्या है? इनका पर्यावास जो है, इनका हैबिटेट में परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ही इसके शरीर के अंगों का अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में कटौती हो रही है। तो यहाँ हमने 10 प्रश्नों पर चर्चा की। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।